हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मल्टी कोलिनियरिटी एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। मल्टी कोलिनियरिटी ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हर तरह के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको डिफ़ाइन करूँगा कि मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है। तो ये क्या होती है? एग्जैक्ट या प्रिसाइज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सम और ऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। जो भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे कह सकता हूँ? इसको मैं ऐसे कहूँगा, एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सम और ऑल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया। मैं जैसे ये लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एक मैं रिग्रेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बीटा 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बीटा 2 लिख रहा हूँ, XI लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं बीटा 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये X2I है। ठीक है, ये बीटा 3 है और X3I लिख रहा हूँ एंड प्लस मैं ये एक एरर टर्म लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं X2 किसके लिए लिख रहा हूँ? यहाँ पे ये इनकम के लिए है। ठीक है, और X3 लिख रहा हूँ, ये मैं वेल्थ के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा Y का वैल्यू है, जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? X2 एंड X3 वैल्यू इसके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। इनमें चेंज होता है तो Y में भी चेंज होता है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो दो है, X2 एंड X3 है, तो ये तो हमारा इनकम है और ये वेल्थ है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वेल्थ और इनकम दोनों कनेक्टेड होते हैं। आपका वेल्थ बढ़ता है तो आपका इनकम भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंजम्पशन क्या है? अब ये देखो, ये दोनों एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक दूसरे से एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। ठीक है, ये रिलेशन बन रहा है इन दोनों के बीच में। क्या रिलेशन है? वेल्थ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है? ये आ जाती है मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम। ठीक है, एक लीनियर रिलेशनशिप भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लीनियर रिलेशनशिप को, जैसे मैं अलग अलग, जैसे लैम्बडा 1 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये X1 लिख रहा हूँ। ओके, प्लस लैम्बडा 2, ठीक है, और X2, ठीक है, एंड प्लस करके जो भी है ये लैम्बडा K एंड हमारा जो है XK इक्वल टू 0। ठीक है, जो लीनियर रिलेशनशिप होता है उसमें इस तरह की आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाती है। ये जो लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3 है, ये आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ये सारे 0 नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये रिलेशनशिप है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए कि अगर आपको X1 का लीनियर रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे X1 ऐसे लिख दूँगा। ठीक है, ये आगे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा लैम्बडा 2। ठीक है, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 और ये X2 प्लस आगे करके ये आ जाएगा लैम्बडा K। ठीक है, और अपॉन लैम्बडा 1 और ये XK। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशनशिप बन जाएगा अगर मैं यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लैम्बडा की जगह कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो वो रिलेशनशिप हमें यहाँ पे बताएगा। ठीक है, ये तो बन गया लीनियर रिलेशनशिप। अगर मैं इसी लीनियर, अगर यहाँ पे पूरी तरह लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो इस तरह की कुछ वैल्यू बन जाती है। ठीक है, लैम्बडा 1 X1, लैम्बडा 2 X2। ठीक है, ये से मैं लैम्बडा K। ठीक है, कितने भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं, प्लस और यहाँ पे एरर टर्म आ जाएगा। ठीक है, फिर जाके ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर टर्म बता दिया मैंने, तो यहाँ पे ये परफेक्ट कोलिनियरिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट कोलिनियरिटी नहीं है, लेस देन या लेस देन परफेक्ट कोलिनियरिटी। ठीक है, और जहाँ पे मैंने एरर टर्म को नहीं ऐड किया था वहाँ पे क्या केस बन रहा था? वो परफेक्ट कोलिनियरिटी का एग्जाम्पल बन रहा था। ठीक है, तो इसको परफेक्ट कोलिनियरिटी को मैं और दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, जैसे X2 और 3 दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है,
जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे। जैसे मैं वाई आई को एक बार फिर लिख देता हूँ, ये बीटा 1 प्लस ये बीटा 2 x2i, ओके, ये बीटा 3, ठीक है, x3i, ठीक है। आगे मैं एरर टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है कि x3 कितना है, 5x2 के इक्वल है, ठीक है। तो देखो एक ये पूरा एक रिलेशनशिप बता रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप है तो आप कैसे बता सकते हैं इनको, कि जैसे x2 का वैल्यू, जैसे x2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, अगर x2 का वैल्यू हमारे पास 10 आ रहा है तो 5 टाइम बढ़ जाएगा, तो x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। इसी तरह x2 का वैल्यू 15 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, ओके। इसी तरह आगे चलेंगे तो इसका वैल्यू अगर 18 आता है तो इसका ये 90 हो जाएगा। जैसे इसका 24 आएगा तो इसका 120 हो जाएगा। तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप बता रहा है। क्या बता रहा है कि x3 इक्वल टू 5x2। तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप आ रहा है। जैसे जैसे एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो एक क्या बता रहा है, ये परफेक्ट कोलिनियरिटी बता रहा है बिटवीन x2 एंड x3, ठीक है। और तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में जो कोफिशिएंट होगा कोरिलेशन का, जिसको मैं R23 कह रहा हूँ, वो किसके 1 के इक्वल होगा। तो ये क्या बता रहा है, परफेक्ट कोलिनियरिटी का एग्जांपल बता रहा है। तो अलग अलग तरह से हो सकता है। इसको मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू भी बता सकता हूँ आपको। वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बताएंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं y लिख रहा हूँ जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये x और ये x2 वेरिएबल है हमारे पास, एंड ये x3 वेरिएबल है, ठीक है, x3 वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कोई कोलिनियरिटी नहीं है। y को क्या x3 भी अफेक्ट कर रहा है और x2 भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये अपने अपने तरीके से कर रहे हैं दोनों। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ y का वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये x2 का वैल्यू लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये x3 का कर दिया, ठीक है, ये x3। और यहाँ पे देखो आप, ये जो बता रहा है ये कोलिनियरिटी बता रहा है, ठीक है। यहाँ x2 और x3 का इंटरसेक्शन हो रहा है y के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये कोलिनियरिटी बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि y में जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पे दोनों एक इंटरसेक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो हमारा बिल्कुल प्रिसाइसली जो है करेक्ट नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इस तरह की मल्टी कोलिनियरिटी वाली चीज़ें आती है। इसको हाई कोलिनियरिटी होगी तो क्या होगा, जैसे हाई का एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ बन रहा है, तो यहाँ कोलिनियरिटी हाई आ गई, ठीक है। देखो एक ही चीज़ को हम दो बार बता रहे हैं, ठीक है। एक बार जो कुछ पार्ट है जो हमारा x2 के कारण हुआ था ये शेडिड एरिया, फिर दूसरी बार हम x3 में भी हो रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इनकरेक्ट एस्टिमेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे अब आगे कि हमारे क्या एस्टिमेशन में क्या प्रॉब्लम आता है, ओके। देखिए अब क्या है कि अगर मान रहे इन केस कोलिनियरिटी इज़ परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट क्या बताई मैंने, जैसे मैंने बताया कि x3 इज़ इक्वल टू जो भी है ये 5x2, ये परफेक्ट कोलिनियरिटी है। दोनों के बीच में एक एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप है। इस तरह से हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था ये बीटा 2x2, ठीक है, i प्लस ये बीटा 3x3i बताया। तो इस केस में बीटा 2 का वैल्यू भी 0 आएगा, बीटा 3 का वैल्यू भी 0 आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम इन बीटा की वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर सकते। कहाँ पे नहीं कर सकते, जहाँ पर ये कोलिनियरिटी पूरी तरह से परफेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेस देन परफेक्ट है, दूसरा केस मैं देखता हूँ लेस देन परफेक्ट है, ठीक है।
तो इस केस में क्या होगा, कोफिशिएंट कैन बी एस्टिमेटेड, कोफिशिएंट जो हमारे ये कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स कैन बी एस्टिमेटेड, ठीक है, जो हमारे कोफिशिएंट आ रहे हैं इनको एस्टिमेटेड किया जा सकता है, व्हाट स्टैंडर्ड एरर इज़ वेरी हाई, ठीक है, पर हमारा जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर जो आएगी वो बहुत ही हाई होगी, तो इसलिए हमारे एस्टिमेशन का एक्यूरेसी होगी उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, किस तरह से हम मल्टी कोलिनियरिटी को देखते हैं कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, उनके बीच में ये रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो अब तो मैंने ये आपको डेफिनेशन बता दी कि मल्टी कोलिनियरिटी की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है, कोलिनियर है वेरिएबल्स या नहीं है। अब हमें देखना है कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये अगर कोलिनियरिटी है तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो पहला कंसिक्वेंसेस है लार्ज वेरिएंस एंड कोवेरिएंस जितने, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लार्ज वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, ठीक है, जो वेरिएंस और कोवेरिएंस होगा वो बिल्कुल हाई होगा, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा वेरिएंस आता है बीटा टू का वेरिएंस आएगा, वो आएगा, आपको पता है कि इक्वल टू ये आएगा सिग्मा स्क्वायर, या आप जो कांस्टेंट जो है हमारे एरर टर्म का वेरिएंस है ये, ठीक है, और ये आ जाएगा सिग्मा x2 i स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस r स्क्वायर, और क्या बता रहा है ये, कोरिलेशन बता रहा है वेरिएबल 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे दे सकते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर जो है हमारा 2 और 3 के बीच में, अगर इसका वैल्यू हाई होता जाएगा तो देखो डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला ये कम होता जाएगा और अपने आप ये पूरा इंटायर वैल्यू बढ़ता जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होगा तो पूरा इंटायर वैल्यू बढ़ता जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये जो आर स्क्वायर है, ठीक है, ये आर स्क्वायर 2 3 बता रहा हूँ मैं, कोरिलेशन बता रहा हूँ, अगर इसका वैल्यू 1 आ जाता है तो डिनोमिनेटर वाला टर्म, नीचे वाला टर्म, इंटायर टर्म क्या हो जाता है, जो हमारा इंटायर टर्म जो होगा डिनोमिनेटर वाला, ये वाला टर्म ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो ये क्या, ये पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इस केस में वेरिएंस हमारा इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह वेरिएंस की मैं बात करता हूँ, ये बीटा 3 की, ठीक है, ये बीटा 3 के वेरिएंस की बात करूँ मैं, तो ये क्या होगा, तो ये यहाँ पे ये फिर जैसे ही सिग्मा स्क्वायर का मैंने किया, किसका वेरिएंस है ये हमारे एरर टर्म्स का, स्टोकेस्टिक टर्म का, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, और ये आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर और 2 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, तो इसको भी हम सेम तरीके से देखेंगे, जैसे जैसे दोनों के बीच में जो आर स्क्वायर का वैल्यू है, ये कोरिलेशन का वैल्यू जो है 1 की तरफ जाएगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या बता रही है कि जैसे जैसे आपका जो है मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो मल्टी कोलिनियरिटी के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लार्ज वेरिएंस हो जाएगा, वेरिएंस लार्ज हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि VIF, ठीक है, इसको कहते हैं हम वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ये VIF हमारा किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा 1/1 माइनस आर स्क्वायर 2 3, ठीक है। ये देखिए ये क्या बता रहा है, जैसे ही आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 के इक्वल है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा इन्फिनाइट की तरफ चला जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे आर स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये हमारा VIF का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो जैसे मैंने वेरिएंस बताया था, वेरिएंस जैसे किसी भी चीज़ का वेरिएंस, जो बीटा का वैल्यू हम किसी भी बीटा का कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने वो क्या बताया था आपको, ये बताया था सिग्मा बताता था मैं, नीचे ये समेशन हो जाएगा ये XJ का स्क्वायर का, और आगे क्या होता था, मैं इसको लिखता था 1 माइनस आर स्क्वायर, और जो भी हमारे पास जो वेरिएबल्स होते, सॉरी वो जो होते थे, जैसे मैं 2 3 एक कर लेता हूँ तो ये होता था। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये सिग्मा x स्क्वायर ये ऐसे ही आएगा,
ठीक है, और इसको आप 1 माइनस आर स्क्वायर 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म जो आ रहा है, ये वाला दूसरे वाला टर्म जो आ रहा है, ये वी आई एफ को ही बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे वी आई एफ बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका वेरिएंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वी आई एफ वेरिएंस से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे जा रहा है, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि टॉलरेंस TOL का एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इसके सिनोनी VIF जो बैलेंसिंग इन्फ्लेटिंग फैक्टर जो हमने पढ़ा इसी से रिलेटेड है। तो VIF हमारा क्या था, 1/1 आर स्क्वायर जो भी 2/3 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसका इन्वर्स था ये। ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट चलेगा। देखो यहाँ पे जब परफेक्ट रिलेशनशिप होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, तो हमारा टॉलरेंस लेवल क्या हो जाएगा, जब आर स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो हमारा टॉलरेंस लेवल हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा 0 है तो इस केस में हमारा टॉलरेंस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये टॉलरेंस की जो रेंज आ रही है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है। ठीक है, तो सिनोनिमसली यूज होते हैं, कई जगह VIF का यूज कर लेते हैं और कई जगह टॉलरेंस का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जब आर स्क्वायर 1 है तो परफेक्ट कोलिनियरिटी है। देखो कभी भी देखना आर स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया तो ये क्या आ गया, परफेक्ट कोलिनियरिटी। ये परफेक्ट कोलिनियरिटी की बात आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आई होप कि क्लियर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दूसरा जो कंसिक्वेंसेस आ जाता है कि हमारा जो क्या हो जाता है कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस तरह का कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस तरह का हम वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे। ठीक है, फिर इस तरह से हम एक बनाते थे, रेंज बनाते थे। ठीक है, तो उस रेंज से बाहर हमारा जाता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती थी। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा रेंज जो हम बना रहे हैं ये इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये रेंज का आप कैसे करते थे, हम ये रेंज करते थे हम, जैसे मैं 95% पे हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, ये हम जो बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, बीटा का वैल्यू करते थे प्लस 1.96 जो 5% लेवल सिग्निफिकेंस पे करते थे, एंड स्टैंडर्ड एरर किसका, बीटा 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते थे। ठीक है, जो जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मतलब ये सारी रेंज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब हमारा बीटा स्टैंडर्ड एरर और बीटा 2 इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी ये रेंज भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वी माइट एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड इट्स लीड्स टू टाइप 2 एरर। ठीक है, ये मैंने पहले डिस्कस किया है कि किस तरह की एरर्स होती हैं कि नल हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है, नल हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है, हमारी यहाँ पे हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है पर हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर हमारा बढ़ गया तो इसलिए हमारा जो इंटरवल जो था वो भी इंक्रीज हो गया, तो हम ऐसी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे जो हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो इसको क्या बोलते हैं हम कि इंक्रीज़ इन कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया। ठीक है, कि ये भी आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हैं। और अगला हमारा थर्ड वाला जो इसका मेन कंसिक्वेंसेस आ जाता है वो है इनसिग्निफिकेंट टी रेशो। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट टी रेशो। ठीक है, जो टी वैल्यू जो हम निकालते हैं। ठीक है, टी वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टी वैल्यू था ये टी इज़ इक्वल टू ये बीटा 2 आ गया हमारा। हम एज्यूम कर लेते थे कि नल हाइपोथेसिस की ये 0 है तो इसलिए यहाँ या फिर यहाँ -0 कर सकते हैं। ठीक है, 0 को इक्वल है। ठीक है, तो और ये नीचे स्टैंडर्ड एरर किसका, ये बीटा 2 का मैं स्टैंडर्ड एरर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो टी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतने चांसेस है कि हमारा टेस्ट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, कि नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा है, ये न्यूमरेटर में मैंने न्यूमरेटर में हमने बीटा 2 लिखा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमने स्टैंडर्ड एरर लिखा है। जब ये स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होगा, जब स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये टी वैल्यू डिक्रीज़ होगा, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ना ये, ठीक है। जब टी वैल्यू नीचे चला जाता है तो चांसेस आ जाते हैं कि हमारा टेस्ट इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इट लीड्स टू इनसिग्निफिकेंट टेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो हमारे टेस्ट की जो वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ जाती है और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रही है कि टी वैल्यू हमारी इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ वाला जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो हमारी जो एक इम्पोर्टेंट जो है, आर स्क्वायर इज़ हाई फॉर 3 सिग्निफिकेंट टी रेशो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल और ऑपोजिट चला, आर स्क्वायर इज़ हाई, ठीक है। जब हाई कोलिनियरिटी होगी तो 0.9 से ऊपर जाएगा हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। और टी क्या होता है, टी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। जैसे मैं रिग्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बीटा 1 प्लस बीटा 2x2 प्लस बीटा 3x3 प्लस एरर टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा आर स्क्वायर क्या है, ये ओवरऑल मॉडल को बता रहा है कि हमारा ओवरऑल मॉडल कितना इफेक्टिव है, ठीक है। ये हमारा क्या, इंडिविजुअली हम टी टेस्ट करेंगे, बीटा 2 का करेंगे, बीटा 3 का करेंगे, तो ये इनसिग्निफिकेंट आएगा, है ना। एक सिग्निफिकेंट आ सकता है, दूसरा ना आए, ठीक है। पर ओवरऑल जो हमारा जो होता है, ओवरऑल जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, वो हाई बताता है। तो ये बिल्कुल ही कंट्राडिक्टरी आ रहा है, ठीक है। हमारा आर स्क्वायर हाई होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा जो एफ टेस्ट होता है, एफ टेस्ट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। एफ टेस्ट तो ओवरऑल हमारे जितने भी ये कोफिशिएंट हैं सारे सबको टेस्ट करता है साइमल्टेनियसली। तो एफ टेस्ट तो सही आ रहा है, आर स्क्वायर हाई आ रहा है, ठीक है, पर टी टेस्ट इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं। तो अपने आप में ये कंट्राडिक्टरी रिजल्ट लगते हैं हमें, ठीक है। तो आप इनको देख के भी आप क्या कह सकते हैं कि हमारे रिजल्ट जो हैं करेक्ट नहीं हैं, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो अगली वीडियो में देखूँगा डिटेक्शन कैसे करनी है एंड इसके रिमेडीज़ क्या है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।